नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनजीओ वॉइस के खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में। और मैं हूं आपके साथ मानसी झा और मैं हूं आपके साथ निकिता कश्यप। आज एक बार फिर से हम आप सभी के बीच में आ लौटे हैं अपनी खबरों के साथ, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्या कुछ बड़ा संदेश दिया गया। तो वहीं आपको बताएंगे कि राहुल गांधी की ओर से किस तरीके से बयानबाजियां की जा रही है। साथ ही साथ आपको जानकारी देंगे कि प्रयागराज में किस तरीके से गंगा और यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो बिना किसी देरी के मान से शुरुआत करते हैं खबरों की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन को मजबूत करने और जनता से जुड़ाव बढ़ाने का मंत्र दिया है। तो वहीं शनिवार को नई दिल्ली स्थित बीजेपी कार्यालय में पीएम मोदी ने पार्टी के नए पदाधिकारियों से मुलाकात की। वहीं आपको बता दें, इस दौरान नितिन नबीन ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत भी किया। बिल्कुल। और जहां देखिए, बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरों को साझा करते हुए कहा कि बैठकों में नए विचारों और नजरियों पर चर्चा होती है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा बताते हैं आपको हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम से मुलाकात की। जब पीएम मोदी पार्टी कार्यालय पहुंचे तो पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने पार्टी के नए पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया साइट पर भी शेयर की। उन्होंने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और नजरिए पर केंद्रित होती हैं, जिनका मकसद पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को गहरा करना होता है। पार्टी के साथियों और नई संगठनात्मक टीम के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। पीएम मोदी से तो नई टीम मिल ही ली, लेकिन इससे पहले नितिन नबीन ने सभी नई टीम के सदस्यों से बात की। बैठक में नए पदाधिकारियों के साथ पार्टी के पुराने पदाधिकारियों को भी बुलाया गया था। नितिन नबीन ने बैठक में पदाधिकारियों से युवाओं के साथ अधिक से अधिक संवाद और आउटरीच बढ़ाने पर भी जोर दिया। बैठक के बाद बीजेपी के पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। बैठक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिला है और सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी और जो अब तक के भूतपूर्व पदाधिकारी थे, सबकी बैठक थी, उसमें उनका मार्गदर्शन मिला है। और 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण के 25 वर्ष माननीय मोदी जी के पूरे हो रहे हैं, उसको लेकर सेवा के कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। देखिए, ये मूलतः सांगठनिक बैठक था, तो इस पे जो चर्चा हुआ वो तो मीडिया को बचाना उचित नहीं रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर क्या सेवा कार्य किया, पूरा देश की आम जनता के साथ, पिछड़े हुए जनता के साथ, अनुसूचित जाति का साथ, युवाओं के साथ, महिला का साथ क्या हम लोग किया है और आने वाला दिन में हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए अभियान चलेगा, उसमें सबको भाग लेना है। पूरा पार्टी में इसमें शामिल रहेगा। ये हमारा सेवा संकल्प अभियान चलेगा, जो पूरे 1 महीना चलने वाला है, जिसमें 1 महीने तक चाहे वो रक्तदान शिविर हो, आयुष्मान के कार्ड हों, सम्मान निधि के कार्य हों, जिन किसानों को नहीं मिली है, जिनके कार्ड नहीं बने उनको कार्ड बनवाने का काम हो, तो ये सारे और विभिन्न सेवाओं के जितने कार्यक्रम हर साल चलते हैं, वही कार्यक्रम चलेंगे। इसके अलावा बीजेपी ने जेन जी के बीच आउटरीच बढ़ाने के लिए भी एक विशेष टीम का गठन किया है। इस टीम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े, हर्ष सांघवी और ओपी चौधरी समेत कुछ अन्य नेताओं को शामिल किया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये टीम जेन जी यानी युवा वर्ग के साथ संवाद और संपर्क बढ़ाने के लिए जल्द ही विशेष आउटरीच कार्यक्रम शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग अब तेज हो गई है। तो वहीं इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पी से पाकिस्तान वाले बयान पर अखिलेश यादव ने तीखा पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को लेकर तंज कसते हुए साफ तौर पर कहा कि इसका मतलब भाग जाओ पाकिस्तान है। बयानबाजी के बीच सियासी माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और इसी पर बनी हमारी रिपोर्ट, दिखाते हैं मानसी दर्शकों को। एक दिन में पी की परिभाषा पाकिस्तान बच्चों के बारे में कोई नहीं। दिव्यांग यूपी में चुनाव से पहले मदरसा, मस्जिद, मंदिर के बाद पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है।
योगी के पी से पाकिस्तान वाले बयान पर अब अखिलेश यादव ने भी करारा पलटवार किया है और बीजेपी की नई परिभाषा बता दी है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। अगर मैं यूं कहूं बीजेपी भाग जा पाकिस्तान, मैं यूं कहूं कि भाग जाओ पाकिस्तान। अखिलेश यादव ने बीजेपी का मतलब भाग जाओ पाकिस्तान बता दिया है। जाहिर तौर पर अखिलेश के बयान के बाद सियासी गर्मी बढ़ गई है। 2027 में यूपी की सत्ता में काबिज होने का सपना देखने वाले अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। और पीडीए से घबराए हुए हैं, इसीलिए पीडीए की परिभाषाएं बदल रहे हैं। वो जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना पीडीए आगे बढ़ेगा। और पीडीए का मतलब ये भी कि प्रेम, दया, अपनापन। राम मंदिर का मुद्दा उठाकर सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे अखिलेश यादव योगी के बयान से जबरदस्त भड़के नजर आ रहे हैं। वहीं मोदी के मंत्री भी योगी के सुर में सुर मिला रहे हैं। अखिलेश यादव घबराए हुए, कभी पीडीए को उन्होंने पिछड़ा, दलित और कई, अब वो उसकी परिभाषा बदल रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है, अब उनका पीडीए पाकिस्तान ही होगा। यूपी में चुनाव से पहले सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है। योगी के वार पर सपा का कहना है कि बीजेपी की राजनीति पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम मुद्दे के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, एक दिन ऐसी स्थिति आएगी वो पीछे पाकिस्तान बोलने लगेंगे। ये मुख्यमंत्री जी की बातों का अनुकरण कर रहे हैं। अखिलेश जी उन पर कुछ नहीं है। उनकी राजनीति पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान इतने पर है, न इस देश के यूथ की बेरोजगारी पर है, न महंगाई पर है, न देश की क्या अर्थव्यवस्था है, न इस पर है। योगी लगातार अखिलेश यादव और उनके सॉफ्ट हिंदुत्व वाली सियासत पर वार कर रहे हैं। योगी की कोशिश हिंदू वोट बैंक पर मजबूत पकड़ बनाए रखने की है। वहीं अखिलेश यादव भी अपने स्टाइल से बीजेपी के हर वार का जवाब देने में देर नहीं लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि 2027 में किसके दावे और नारे जनता के बीच हिट होते हैं और कौन क्लीन बोल्ड होता है। वही नजर डालते अगली खबर की बता दें, उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के स्तर पर बड़ी तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, जहां देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश के नेताओं की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सुरक्षा समीक्षा और साथ ही साथ मौजूदा समय में मिले खुफिया इनपुट के आधार पर भी सरकार ने 52 नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसी पर बनी हमारी रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के स्तर पर बड़ी तैयारी की जा रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के नेताओं की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सुरक्षा समीक्षा और मौजूदा समय में मिले खुफिया इनपुट के आधार पर सरकार ने 52 नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और अखिलेश यादव, बीजेपी के दबंग विधायक कहे जाने वाले संगीत सोम समेत राज्य के 52 प्रमुख नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराने की तैयारी की है। इन नेताओं को लेकर जानकारी मिली है कि इनकी सुरक्षा को लेकर खतरा है और एहतियात के तौर पर सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है। कुल हमको भी मिली है, विपक्ष को सब जो नेता हैं जिन पे आईबी ने रिपोर्ट दिया है कि इन लोगों को खतरा है, ऐसे नेताओं को सबको मिली है। अब देख रहे हैं कि भाई अब जो खुफिया तंत्र है वो अब उसका कहना है तो उस आधार पे वो कर रहे हैं। तो उसमें सरकार का क्या है? सरकार का है काम कि अगर आईबी रिपोर्ट देती है तो उस रिपोर्ट का पालन करना।
बता दें कि एक बुलेट प्रूफ जैकेट की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। मल्टी लेयर सुरक्षा और उच्च तकनीक से बनी बुलेट प्रूफ जैकेट आधुनिक समय में किसी भी वीआईपी की जान बचाने का सबसे भरोसेमंद कवच है। अगर इसकी खासियत की बात करें तो इसमें अत्याधुनिक वीआईपी जैकेटों में भारी स्टील प्लेट की जगह सिरेमिक मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये बहुत हल्की और पतली होती है। बेहद पतली होने के कारण इसे कपड़ों, कुर्ते या जैकेट सदरी के नीचे आसानी से पहना जा सकता है, जिससे बाहर से देखने वाले को इसके होने का पता नहीं चलता। ये जैकेट AK-47 राइफल, SLR और 9mm पिस्टल की स्टील कोर गोलियों के सीधे वार को रोकने में सक्षम होती है। गोली टकराने पर यह मटेरियल गोली की गतिज ऊर्जा को पूरे सतह पर फैला देता है, जिससे पहनने वाले के आंतरिक अंगों को नुकसान नहीं पहुंचता। इस जैकेट में काफी खर्च भी आता है। वैसे बुलेट प्रूफ जैकेट की कीमत उसकी सुरक्षा क्षमता और वजन पर निर्भर करती है। इसकी लागत की बात करें तो भारतीय सेना और पुलिस बल द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मानक जैकेटों की कीमत 40,000 से 1 लाख के बीच होती है। वहीं अत्याधुनिक वीआईपी जैकेट की बात की जाए तो वीआईपी नेताओं को दी जाने वाली विशेष तौर पर कस्टमाइज्ड, बेहद हल्की और AK-47 की गोलियों को झेलने वाली एक जैकेट की अनुमानित लागत लगभग 10 लाख तक होती है। बता दें कि देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ये सुरक्षा स्वतः मिलती है। जिन नेताओं को सरकार की तरफ से Z या Z+ श्रेणी की कमांडो सुरक्षा मिली होती है, वो इसके पात्र होते हैं। चुनावी रैलियों, जनसभाओं और रोड शो के दौरान नेताओं का जनता से सीधा संपर्क होता है, जहां सुरक्षा चूक का जोखिम सबसे ज्यादा होता है, इसलिए जैकेट दी जाती है। उत्तर प्रदेश राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील राज्य है। सूबे में राजनीतिक ध्रुवीकरण काफी तीखा होता है। ऐसे में नेताओं की सुरक्षा की चिंता होना भी वाजिब है। इन नेताओं को पहले ही Z, Y और X श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन राजनीतिक रैलियों में भीड़ के दौरान हालत बिगड़ने का डर भी रहता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से इनकी सुरक्षा को सख्त किया गया है। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं खबरों पर। आपको बता दें, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में महिलाओं के साथ सीधा संवाद किया। बिल्कुल, और इस दौरान उन्होंने महिलाओं की स्वतंत्र पहचान पर भी जोर दिया है। इसी पर बनी हमारी रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को पुणे में युवा संवाद कार्यक्रम छात्रों की गूंज में महिलाओं के साथ एक बड़ा कार्यक्रम किया। उन्होंने मनुस्मृति का हवाला देते हुए कई तीखी टिप्पणी की। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाएं अपने पिता, पति या बेटे की संपत्ति या पहचान नहीं हैं, बल्कि वो खुद की हैं। उन्होंने मनुस्मृति में महिलाओं को जीवन के अलग अलग चरणों में पुरुषों, रिश्तेदारों के अधीन रखने वाली व्यवस्था को शर्मनाक बताया। राहुल गांधी ने महिलाओं से कहा कि उनके पिता, भाई, पति और बेटे से रिश्ते जरूर हो सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी पहचान उन रिश्तों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाएं किसी की नहीं बल्कि खुद की हैं। The Manusmriti says in childhood a female belongs to her father, in youth she belongs to her husband, when her lord is dead she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. The biggest strength of this country is the fact that our women should be independent, should stand for themselves, should believe in themselves. You belong to nobody.
You do not belong to anybody except yourself. जबकि बीजेपी ने पुणे में हुए राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को छात्रों की गूंज नहीं पैसों की गूंज करार दे दिया है। बीजेपी के मुताबिक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर ये बात खुद उन लोगों ने कही है। छात्रों को गूंज जो कार्यक्रम पुणे में हुआ उसमें कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को यूज किया गया है और उनको पैसे ऑफर किए गए, उनको पैसे दिए गए। ये तो उन इन्फ्लुएंसर्स ने उन पूरी बात के वीडियोस पब्लिक डोमेन में कर दिए हैं। असल में क्या है कि ये छात्रों की गूंज नहीं है, पैसे की गूंज के माध्यम से कार्यक्रम किया गया और जिन विषयों को उठा रहे हैं उस पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ऑलरेडी चिंता कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी किस तरह से पैसे से पीआर कर रही है, पैसे से लोग जुटा रही है, इसके एविडेंस सामने आ गए हैं कि कैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को 25-25 हजार रुपए, इसकी गवाही मौजूद है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बात आज सबके बीच में ऑडियो मौजूद है, कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है कि कैसे कांग्रेस पार्टी आज भीड़ जुटाने के लिए पैसे का प्रयोग कर रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार से उन्होंने बहुत पैसा खुद जुटा रखा है। राहुल गांधी को सुनने के लिए कोई आने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में पैसे देकर के वो इवेंट पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पैसे वाली पॉलिटिक्स काम नहीं आने वाली, पीआर वाली पॉलिटिक्स से संवाद नहीं होने वाला, जनता से वोट नहीं मिलने वाले। पैसे देकर इन्फ्लुएंसर्स को बुला बुलाकर एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा एक ही सवाल है राहुल गांधी से कि रांची में छात्रों की गूंज क्यों उनको सुनाई नहीं देती है? क्या रांची के छात्रों की गूंज उनको नहीं सुननी चाहिए? रांची में जो वहाँ पर कोalition की गवर्नमेंट में कांग्रेस पार्टी है, वहाँ पे परीक्षा दर परीक्षा निरस्त हो रही है। पूरी एक जनरेशन का भविष्य वहाँ पर खराब कर दिया गया है, उसको अंधेरे में धकेल दिया गया है। राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ उनका कंपटीशन सीजेपी से चल रहा है, तो राहुल गांधी अपने आप को डिपके के साथ दौड़ में शामिल किए हुए हैं। राहुल गांधी जी संवाद नहीं करते हैं। प्रयागराज में किया, जहाँ भी करते हैं, उत्तराखंड में किया। ये भ्रम फैलाते, लोगों को भड़काते। मोदी जी और मोदी जी की टीम, हम संवाद करते हैं स्वावलंबन के लिए, संवाद करते हैं राष्ट्र के लिए, हम संवाद करते हैं 2047 के अमृत भारत काल के लिए। हम उसमें संवाद करते हैं, हम कंस्ट्रक्टिव संवाद। आज आपने देखा होगा, मैं बच्चों के साथ कंस्ट्रक्टिव संवाद होता है, राहुल गांधी डिस्ट्रक्टिव संवाद करते हैं। बहरहाल राहुल गांधी की स्पीच का मैसेज महिलाओं की स्वतंत्र पहचान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उनके अधिकार पर केंद्रित रहा। उन्होंने पारिवारिक रिश्तों को नकारने की बजाय ये तर्क रखा कि इन रिश्तों के साथ साथ महिलाओं की अपनी स्वतंत्र पहचान भी होनी चाहिए। आपको बताएं तो राहुल इससे पहले प्रयागराज में भी इसी तरह के कार्यक्रम में पहुंचे थे। हालांकि मनुस्मृति के हवाले से दिए गए उनके बयान ने राजनीतिक और सामाजिक बहस के केंद्र में ला दिया है, जबकि बीजेपी राहुल गांधी के ऐसे सभी कार्यक्रमों को पैसों की गूंज करार दे रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर मथुरा से है, जहां प्रसिद्ध ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर में सावन मास की परंपरा के तहत ठाकुर जी महाराज ने काली छटा में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दिए हैं। आपको बता दें, इस विशेष अवसर पर मंदिर परिसर को काले वस्त्रों के आकर्षक रोशनी और फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। सजावट ऐसी थी कि पूरा परिसर घने बादलों और काली घटा से घिरा हुआ नजर आया। बिल्कुल, और जहां देखिए मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी ने इस पर जानकारी दी है कि मंदिर के सभी धार्मिक कार्यक्रम गोस्वामी डॉक्टर वागीश कुमार महाराज के निर्देशन में आयोजित किए जाते हैं और इसी परंपरा के तहत ठाकुर जी को काली छटा में विराजमान कराया गया है। तो आपको बता दें, बड़ी संख्या में भक्तों ने ठाकुर जी के मनोहारी स्वरूप के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। तो सुंदर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चलें कि काले बादलों जैसा सजा हुआ मंदिर का परिसर बेहद ही सुंदर नजर आ रहा है। तो ये सुंदर तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां आपको बताते चलें कि ठाकुर जी को बेहद ही सुंदर स्वरूप में सजाया गया और काले बादलों जैसा सजा हुआ मंदिर परिसर पूरे तरीके से नजर आया है। तो गड़गड़ाहट और बिजली से बना बारिश का माहौल देखने में बेहद ही सुंदर लग रहा था। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चलें
कि इस पर मंदिर मीडिया प्रभारी की ओर से भी जानकारी को साझा किया गया है। ये पूरे ब्रजमंडल की बहुत ही सुप्रसिद्ध काली घटा, जिसे श्याम घटा भी कहते हैं, पूरे ब्रज में इतनी प्रसिद्ध है ये कि देश विदेश से लोग इसे काली घटा को देखने आते हैं। जो सैलाब आप आज देख रहे हैं मंदिर में, पुराने समय में तो यह सैलाब होली गेट से लेके और द्वारकाधीश मंदिर तक दोनों तरफ बल्लियां बंधने के बाद प्रशासन इसकी व्यवस्था करता था। लेकिन समय के अनुसार धीरे धीरे जैसे मंदिरों की संख्या बढ़ी है तो उसमें तो जरूर गिरावट आई है, लेकिन मंदिर के अंदर जो सैलाब है, जो लोग देखने आते हैं, क्योंकि इस घटा की जो विशेषता है, बादलों की गड़गड़ाहट, चिड़ियाओं की चहचहाट, जो आप देख रहे हैं, एक ऐसा मौसम हो रहा है कि वास्तव में आज बादल पूरी तरह से काले हुए हैं, बरसात हो रही है। मंदिर के जगमोहन में जिस तरीके से सजाया गया है वो एक बहुत ही भव्यता है। उस भव्यता को देखने के लिए लोग आते हैं और अपने आप में एक बहुत ही प्रसिद्ध घटा है। अभी यह कार्यक्रम नित्यप्रति जारी रहेगा। कल ठाकुर जी हरे मखमल हडोला में विराजमान होंगे। उसके बाद 25 तारीख को लहरिया घटा होगी, जो भी बहुत प्रसिद्ध घटा है। तो इन घटाओं में जिनमें आप देख रहे हैं केवल 3 हडोले हैं, 2 हडोले हैं, लेकिन उस लहरिया घटा में 9 हडोलों का आयोजन होता है, जो अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व है। उसके लहरिया के बाद सफेद घटा का आयोजन होगा और उसी के बाद घटाओं के सभी कार्यक्रम संपन्न। तो वही नजराल तक अगली खबर की बता दी आपको, गंगा का जलस्तर बढ़ने से काशी के प्रमुख शमशान घाटों पर लगातार जो है तस्वीरें कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और जहाँ देखिए मणिकर्णिका घाट का निचला हिस्सा बाढ़ के पानी से पूरे तरीके से डूब गया है और जिससे कि अंतिम संस्कार के लिए उपलब्ध जगह भी करीब 5 गुना कम हो गई है। इसी पर बनी हमारी रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको। गंगा का जल स्तर बढ़ने से काशी के प्रमुख शमशान घाटों मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट की तस्वीर बदल गई है। मणिकर्णिका घाट का निचला हिस्सा बाढ़ के पानी में डूब गया है, जिससे अंतिम संस्कार के लिए उपलब्ध जगह करीब 5 गुना कम हो गई है। इसलिए घाट से 15 फीट ऊपर छत पर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। जहां सामान्य दिनों में एक साथ 50 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार होता था, वहीं अब केवल 8 से 10 चिताएं ही एक साथ जल पा रही हैं। इसके चलते शवदाह के लिए 3 से 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। लोग गलियों में अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर हो गए हैं। शवदाह के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि पूरी घाट हम लोग को डूब गई है। यही हम लोग का प्राइवेट हम लोग का जो ये है जमीन वहीं भी जलती है। साथ साथ जितने भी लोग हैं यहाँ पर उनको भी क्या दिक्कत परेशानी? बहुत परेशानी का सामना कर रहा है। 10 संस्कार वाले आ रहे हैं, बहुत परेशानी का सामना कर रहा है। बॉडी जलाने से जल जाते हैं खुद आपस में मिल बहुत ज्यादा इस बार हो गया। इस बार अभी और पानी और ऊपर आएगी। यही दिक्कत हो रहा है कि गली में जलाने में प्रॉब्लम बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत छोटा सा है। जैसे कि 20 बॉडी आ जाता है, 10 बॉडी आ जाता है, तो जलाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। बस यही है, सरकार से गुजारिश है कि कुछ जगह बनना चाहिए बाढ़ की वजह से। मणिकर्णिका घाट के निचले हिस्से में पानी भरने के बाद अब घाट के सबसे ऊपरी हिस्से में बने खुले स्थान और गलियों में ही शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जगह कम होने के कारण एक चिता के बुझने का इंतजार दूसरी चिता के लिए करना पड़ रहा है। बारिश इस व्यवस्था को और मुश्किल बना रही है। डोम समाज को जल स्तर बढ़ने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खुले स्थान पर बारिश होने से लकड़ियां गीली हो जाती हैं। गीली लकड़ियों में आग पकड़ने में समय लगता है और कई बार अंतिम संस्कार में घंटों लग जाते हैं। नीचे रखी लकड़ियां भी पानी से भीग रही हैं। इन्हें बचाने के लिए छतों और ऊपरी गलियों में रखा जा रहा है। डोम समाज ने बताया कि घाट पर अंतिम संस्कार के लिए 3 से 4 घंटे की वेटिंग चल रही है। दूर दराज से शव लेकर पहुंचे परिजन घाट पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कई परिवारों को सीमित जगह और बारिश के बीच शव के अंतिम संस्कार के लिए घंटों रुकना पड़ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर जयपुर से है, जहां कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और उनकी टीम पर हुए कथित हमले के बाद अब विवाद लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। तो वही बता दें आपको, सीजेपी के फाउंडर अभिजीत
ने राजस्थान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। तो इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जयपुर में स्कूल की हालत देखने पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और उनके साथियों पर हुए हमले के बाद अब मामला और गर्मा गया है। हमले के बाद सीजेपी ने राजस्थान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने राजस्थान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। सीजेपी ने चेतावनी दी है कि अगर स्कूल ठीक नहीं किए गए, हमलावरों पर कार्रवाई नहीं हुई तो जयपुर में दिल्ली के जंतर मंतर जैसा आंदोलन होगा। अभिजीत दीपके ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कैसे आशुतोष और उनकी टीम को बीजेपी के गुंडों ने मारा और पीटा। ये गुंडागर्दी क्यों हुई? क्योंकि एक भैंस के तबेले में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, जिसका एक्सपोज आज आशुतोष करने वाला था। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 48 घंटे के अंदर स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है, उन गुंडों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो मैं खुद जयपुर आऊंगा और उस स्कूल के सामने बैठा रहूंगा जब तक स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता। दरअसल मामला शुक्रवार का है। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका अपनी टीम के साथ जयपुर के सीतापुरी इलाके में स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल रामपुरा कंवरपुरा का निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान वहां जमकर बवाल हुआ। ग्रामीणों ने रांका और उनके साथियों को घेर लिया। सीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। गांव वालों के साथ मारपीट में कुछ सीजेपी के कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई। किसी तरह आशुतोष रांका और उनके साथी वहां से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हुए। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। जहां कांग्रेस ने सीधे सीधे बीजेपी पर हमला बोला, वहीं भाजपा ने सीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि जयपुर में जो हुआ वो ठीक हुआ। पहली बात तो कांग्रेस के लोग और कांग्रेस समर्पित हमारे कार्यकर्ता कोई मुखौटा नहीं पहनते। ये मुखौटा पहनने की आदत जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। और जो बीजेपी के गुंडे वहाँ कुछ कार्यकर्ता वहाँ पे गए थे, जो स्कूलों की दशा दिखाने गए थे, उन पे मारपीट करते हैं, तो इसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा कि हालात क्यों बने हैं। इनका पूरी तरह से विध्वंसात्मक प्रवृत्ति में ज़्यादा इनका विश्वास है। छात्रों को रचनात्मक शक्ति की ओर हम कैसे आगे बढ़ाएं, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ हम कैसे बढ़ें, ये दृष्टिकोण नहीं है। इसलिए इनके साथ जो आज वहाँ पर जयपुर में हुआ है वो बहुत ही उचित हुआ है। और ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम पूरे देश की छात्र युवा शक्ति करेगी। जो विध्वंसात्मक प्रवृत्ति के लोग होंगे, जो हिंसा पर विश्वास करने वाले लोग होंगे, उनको कभी भी यह देश माफ नहीं कर सकता है। यानी स्कूल की बदहाली से शुरू हुआ मामला अब सीधे सियासी टकराव बनता जा रहा है। अब सबकी नजर राजस्थान सरकार पर है। सीजेपी ने 48 घंटे का टाइमर सेट कर दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार स्कूल की मरम्मत और हमले के आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर कोई ठोस कदम उठाएगी, या फिर जयपुर की सड़कों पर दिल्ली के जंतर मंतर जैसा आंदोलन देखने को मिलेगा। अब खबर उज्जैन से है, जहां महाकाल मंदिर के आसपास सड़क चौड़ीकरण और प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर अब प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो ये आपको बता दें, इसी क्रम में बैगबान क्षेत्र में एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। तो इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये महादेव की नगरी उज्जैन है और ये तस्वीरें हैं महाकाल मंदिर के पास स्थित बेगम बाग इलाके की, जहां एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है। सड़क चौड़ीकरण की योजना के तहत 1 दर्जन से ज्यादा अवैध व्यावसायिक निर्माणों को जमींदोज करने की कार्रवाई जारी है। पोकलैंड और बुलडोजर की मदद से एक-एक कर इमारतों को गिराया जा रहा है। महाकाल मंदिर के पास बुलडोजर एक्शन, सड़क चौड़ीकरण के लिए कार्रवाई, बेगम बाग इलाके में तोड़फोड़, 1 दर्जन से ज्यादा निर्माण निशाने पर। नगर निगम के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें हमारे सीएसपी कोतवाली का 3 थानों का बल लगा हुआ है, इसके अतिरिक्त लाइन का भी बल लगा हुआ है और पब्लिक को भी आगे बैरिकेड्स के माध्यम से रोक के अन्य जो स्थान है वहाँ से परिवर्तित करके लोगों को भेजा जा रहा है मंदिर। प्रशासन के मुताबिक ये जमीन उज्जैन विकास प्राधिकरण के आवासीय भूखंडों की है।
लेकिन आरोप है कि लीज की शर्तों का उल्लंघन कर इन भूखंडों पर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी गईं। कहीं चिकन सेंटर तो कहीं होटल और रेस्टोरेंट, डेयरी, गेस्ट हाउस और दूसरी दुकानें भी संचालित हो रही थीं। चूंकि जो हमारी योजना में प्लॉट्स आवंटित किए गए थे वो व्यावसायिक के लिए नहीं, आवासीय के लिए किए गए थे। कालांतर में लोगों ने उसका लीज की शर्तों का उल्लंघन किया, व्यावसायिक गतिविधियां शुरू की, होटल है, रेस्टोरेंट है और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां। साथ ही डिवीजन ऑफ प्लॉट्स भी किया गया। इसी आधार पर लीज को निरस्त किया गया था और जैसे पूर्व में उसी आधार में तोड़ा गया, आज भी तोड़ा गया। उज्जैन विकास प्राधिकरण के मुताबिक 48 आवासीय भूखंडों के नियमों के विरुद्ध 106 हिस्से किए गए और इन पर व्यावसायिक निर्माण खड़े कर दिए गए। इसी को लेकर प्रशासन की कार्रवाई पहले भी हो चुकी है। अब तक 72 बिल्डिंगों को तोड़ा जा चुका है और अब 1 दर्जन से ज्यादा निर्माणों पर कार्रवाई जारी है। महाकाल की नगरी में विकास की रफ्तार तेज करने की तैयारी है। सड़क चौड़ीकरण और प्रस्तावित ब्रिज के लिए प्रशासन एक्शन मोड पर है। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से स्टे हटते ही बेगम बाग में फिर से बुलडोजर कार्रवाई हुई। अब सवाल यही है कि विकास के इस रास्ते में अगला नंबर किस अवैध निर्माण का होगा। अब खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां 3 बच्चियों की मौत से पूरे शहर में मातम पसर गया। जहां आपको बता दें कि पिपुरा गांव में एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चियों की आलू बैगन की सब्जी खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई। वहीं आपको बता दें, परिजन आनंद फानन में बच्चियों को अस्पताल लेके पहुंचे, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एमपी के छतरपुर में 3 बच्चियों की मौत से शहर में मातम पसर गया। यहाँ के पिपुरा गांव में एक ही परिवार की 3 मासूम बच्चियों की आलू बैंगन की सब्जी खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई। परिजन आनंद फानन में बच्चियों को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि तीनों बच्चियों की उम्र 9 साल, 5 साल और 9 महीने थी। मौत के बाद परिजनों ने बच्चियों के शवों को दफना दिया, लेकिन मामला सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन ने जांच आगे बढ़ाई और दफन किए गए शवों को बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू की। अब पुलिस तीनों बच्चियों की मौत की सही वजह का पता लगाने में जुटी हुई है। एफएसएल टीम बुलाई गई है। तहसीलदार महोदय उपस्थित, एसडीएम महोदय से अनुमति प्राप्त करके शव को निकालने की कार्रवाई जारी है। मर्ग कायम कर लिया गया है। शेष कार्रवाई जांच। प्रथम दृष्टया यही घर वालों द्वारा ये बताया गया कि रात में सभी लोग खाना खाकर सोए थे, जिसके बाद करीबन 3 बजे बच्चियों को उल्टी दस्त होना शुरू हुई, जिसके इलाज के लिए उनको हॉस्पिटल लेके गए। क्या लग रहा है पुलिस? अब ये जांच का विषय है, ये अभी पूछताछ करना बाकी है। पहले जो प्रारंभिक कार्रवाई वो कर ले, उसके बाद फिर। इस घटना के बाद बच्चियों के पिता बाल मुकुंद और जिला अस्पताल के सीएमएचओ ने जानकारी दी कि बच्चियों के साथ आखिर हुआ क्या था। सुनिए। उल्टी हुई है, खाना खाया, उससे अभी हम जो जांच के दौरान आया, लेकिन मैं अभी इसमें कोई अभी तो मैं स्पष्ट तौर पे नहीं बता सकता कि 9 माह की बच्ची ने खाना नहीं खाया, उसकी भी मृत्यु हुई है। तो मैं अभी स्पष्ट तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन हमारी पोस्टमार्टम जब होगा उसके बाद रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद मैं आपको ये बता पाऊंगा कि क्या कारण है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि बच्चियों की मौत भोजन के कारण हुई या इसके पीछे कोई अन्य वजह थी। शवों की जांच और आगे की कार्रवाई के बाद ही मौत की वास्तविक वजह सामने आने की उम्मीद है। घटना को लेकर पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटा रही है। तो फिलहाल हमारी आज की इस खास पेशकश में इतना ही, जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बीजेपी की नई टीम को बधाइयां दी गई हैं, तो साथ ही साथ उनका मनोबल भी प्रोत्साहित किया गया है। साथ ही साथ हमने आपको स्तब्ध करने मामले के बारे में भी जानकारी दी और आपको बताया कि किस तरीके से यह स्तब्ध करने वाला मामला सामने आया। तो वहीं प्रयागराज में भी बढ़ते पानी के स्तर के बारे में जानकारी दी। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।